यस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, ध्यान दो इधर। सम्राट अशोक। ठीक है, देखो सम्राट जो अशोक है ये मौर्य वंश के तीसरे शासक होते हैं। देखो भारत में ध्यान दो, सम्राट अशोक वो शासक है कि जिसके बारे में आज का जैसे जैसे विकास करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम सभी धर्मों की जो कट्टरता भूल के एक सहिष्णुता का जो समाज का निर्माण होते जा रहा है, जैसे आजकल जो कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटिकल सोसाइटी देखने को मिलती है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान आज के समय में लोग करते हैं, ये हमारी मॉडर्नाइजेशन को बताता है। इस अशोक ने आज से 2-2.5 साल पहले इस चीज को समझ लिया था और उसने सभी धर्मों का सम्मान किया था। इसलिए सम्राट अशोक के लिए जो नाम दिया जाता है द ग्रेट अशोका। देखो अपने आप में किसी के लिए ग्रेट लगना बड़ी बात हो जाती है और फिर दा भी महान यूनिक चीज के लिए लगता है, इसके आगे में दोनों चीजें रखती हैं। द ग्रेट अशोका जो मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। तो मौर्य साम्राज्य का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी को प्राप्त किया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद सत्ता को संभालते हैं स्वयं सम्राट अशोक। बिंदुसार की 273 ईसा पूर्व में मृत्यु होती है और इसके 4 साल बाद अशोक का राज सिंहासन पर राज तिलक होता है। ठीक है, ध्यान दो। तो हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं मैप से। देखो हिस्ट्री भी अगर हम मैप से पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा समय तक याद रहती है और इसका असर आप खुद क्लास में देख सकते हो। ध्यान दो यार। देखो सम्राट अशोक एक ऐसा राजा रहा है जिसने भारत में यूनानी शासक डेरियस के समान इसने अभिलेखों के माध्यम से शासन किया। आज हमारे पास सम्राट अशोक के बारे में जानकारी है, वो पूरी जानकारी आज हमें वर्तमान में इसके अभिलेखों से प्राप्त होती है। ठीक, और सम्राट अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख थे। जितना भी हमें सोर्स प्राप्त हुए हैं तो इसकी अभिलेख 3 प्रकार के अभिलेख थे जो सम्राट अशोक के बारे में आज के समय में हमें बताते हैं। ठीक, पहला अभिलेख, पहले प्रकार के जो अभिलेख थे वो थे शिलालेख। कंकड़ से बड़ा पत्थर से बड़ी होती शिला होती है कि नहीं, बड़े बड़े ऐसे पत्थर टाइप के शिलालेख। दूसरे होते हैं स्तंभलेख, खम्मा टाइप के जो आयताकार होती है ये इस टाइप में ये स्तंभलेख। ठीक, बड़े बड़े जो पत्थर होती है वो तुम्हारी शिलालेख या शिला कहलाती है। और तीसरे प्रकार का जो है वो है गुहालेख या गुहालेख। ठीक है, इसके बाद शिलालेख भी 2 प्रकार की थी, एक दीर्घ और एक लघु। जो बड़े बड़े पत्थर रहे वो दीर्घ और जो छोटे छोटे लघु। ठीक है, तो 3 प्रकार के सम्राट अशोक के हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनसे आज के समय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बात करते हैं अभिलेखों की। तो सम्राट अशोक का अभिलेख जो सबसे पहले खोजा गया था वो खोजा गया था 1750 में। ठीक, जिसका नाम था, जिसने इसको खोजा था वो था पॉर्ट्रे टीफेन थेलर, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो पॉर्ट्रे टीफेन थेलर। 1750 में इसने इस अभिलेख के अभिलेख को खोजा था। ध्यान दो, देखो इसने सबसे पहले जो अभिलेख हो जाता है, जैसे इसके बारे में कोई कहीं पत्थर गड़ा मिलता है, इसने सोचा कि यार ये कोई अभिलेख है, इसमें कुछ लिखा है इसको, लेकिन वो भाषा नहीं समझ में आई जो प्राकृतिक वगैरह लिखी थी कि भाषा कौन सी लिखी है। इस भाषा को बाद में भारतीय साहित्य को जब यूरोपियन ने जानने की कोशिश की 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी तुम्हारी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। ठीक, इसी सिलसिले में भारतीय भाषाओं को इन्होंने जानना शुरू किया, भारतीय ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी या तुम्हारी यूनानी भाषा में तुम्हारा इन्होंने जब ट्रांसफर कर शुरू किया तो इसी सिलसिले में आगे जाके 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, परंतु
क्योंकि इनके जो अभिलेख जेम्स प्रेंट ने पढ़े थे वो शहरी भाषा से ज्यादा संबंधित रखते थे, इसलिए जेम्स प्रेंट से एक मिस्टेक हो गई कि इसने सम्राट अशोक को कहाँ का शासक बना दिया, श्रीलंका का शासक बना दिया। वास्तव में जब 1914-1915 की समथिंग नई खोजें हुई तो उसमें बताया गया कि अशोक श्रीलंका का शासक नहीं, भारत का शासक है, जिसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र में थी या वर्तमान पटना में। तो इसके 3 प्रकार के अभिलेख थे। तो अब हम मैप में अभिलेखों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ अभिलेखों की। देखो भारतीय मैप में इसको देखते हैं। कि वर्तमान भारत रहा, देखो काम ऐसे ही करना चाहिए कि तुम्हारे कोई पत्थर कंकड़ भी मिले आज तो उनके बारे में लोग जानने की कोशिश करें, नहीं तो पूरे के पूरे मिल जाओ तो भी लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। ये अशोक जैसे लोग हैं, उनके कुछ महान काम है या उनके बारे में कोई कंकड़ पत्थर भी मिल जाता है तो उसे भी हम गौर से पढ़ते हैं कि पता नहीं शायद कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें छुपी हो सकती है, ठीक। अब ये वर्तमान भारत है और ये उस समय का भारत है जहां से आज तक अशोक राज्य किया करता था। ये अशोक का राज्य, देखो यहाँ तक अशोक का राज्य होगा, ठीक है। ये कोई बांग्लादेश वगैरह नहीं, अशोक के समय का भारत है। या यहाँ तक अशोक का राज्य हुआ करता था। कोई ये भारत वगैरह के समय 1947 से अस्तित्व में आया है, ठीक है। तो ये अशोक कालीन भारत रहा या उस समय के मौर्य कालीन भारत, ठीक। सम्राट अशोक कालीन राज्य, ठीक, जो मगध राज्य हुआ करता था, 5 राज्यों में बटा था। तो इसके हमें 8 जगह दीर्घ अभिलेख मिलते हैं। हम चर्चा करते हैं कितना अभिलेख होगी, दीर्घ अभिलेखों की। तो हमें इसके 8 जगह इसके दीर्घ अभिलेख मिलते हैं। तो देखो वो 8 जगह कौन कौन सी, ऊपर से शुरू करता हूँ। यहाँ के पाकिस्तानी हिस्से में जो अभिलेख मिले थे उस जगह का नाम था मान सेरा, ठीक, जो आज हमारे पाकिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है। यह उस समय का ये अशोक का पश्चिमी उत्तर प्रांत था। दूसरी जगह ये अभिलेख मिले हैं, उस जगह का नाम था सहबाजगढ़ी, वर्तमान में ये दोनों पाकिस्तान में, ठीक। और जिस लिपि में थे ये दोनों उस लिपि का नाम है खरोष्ठी। कौन सी लिपि है, खरोष्ठी, ठीक। एक हमारे इधर गुजरात में पाया गया अभिलेख बड़े से, इस लोकेशन का नाम है गिरनार और वर्तमान में किसमें आएगा, गुजरात में, ठीक है। तीसरा अभिलेख रहा। इसके बाद ये जो लोकेशन है यहाँ पर जो अभिलेख पाया गया था महाराष्ट्र में, इसका नाम है सोपारा। क्या नाम था, सोपारा। ये किस राज्य में, देखो जैसे देखते ही समझ में आ रहा होगा, महाराष्ट्र, ठीक। इसके बाद जो इसका अगला अभिलेख था वो था आंध्र प्रदेश में एरगुड़ी, ठीक। एरगुड़ी किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद ये जो यहाँ उड़ीसा में 2 अभिलेख पाए गए हैं, वो एक का नाम है दोगच, ठीक, दूसरे का नाम है धौली, ठीक। दोनों अभिलेख किस राज्य में, उड़ीसा, ठीक। इसके बाद अगला जो तुम्हारा अभिलेख है वो पाया गया है कालसी, यूके। कौन सा यूके, इंग्लैंड वाला नहीं, उत्तराखंड। एक बार मैं भी चकरा गया था, एक तो मेरा दोस्त बोलता है मैं यूके जा रहा हूँ, क्योंकि वीजा कहाँ से मिला, बोले अरे यूके उत्तराखंड अपना वाला। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो मानसेरा, सहबाजगढ़ी, गिरनार, सोपारा, एरगुड़ी, दोगच, धौली और कालसी, ये 8 जगह पर अशोक के कौन से अभिलेख पाए गए हैं, दीर्घ अभिलेख, ठीक है कि नहीं। जिनमें से 2 की भाषा डिफरेंट है, किसकी, मानसेरा और सहबाजगढ़ी। यहाँ से याद कर लेना, सेहरा वैसे ऊपर रहता है,
दूल्हे का सेहरा ऊपर ही रहता है कि पैरों में रहता है, सिर पे रहता है कि नहीं? तो मान सेहरा ऊपर, मानो चाहे सम्मान हो चाहे सेहरा हो, दोनों चीजें पहले ही आती हैं। फिर उसके बाद सहवाज गढ़ी, ठीक है कि नहीं? फिर इसके बाद गिरनार गुजरात में पाया गया है, सोपारा महाराष्ट्र में, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश में, दौगज यहाँ, धौली के दोनों उड़ीसा में वर्तमान, और कालसी कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है। 8 जगह इसके हमने पाए हैं। अब एक बात पर ध्यान देना आप लोग, वर्तमान में अगर मोदी सरकार कर्नाटक में कोई सूचना भेजती है या असम में कोई सूचना भेजती है, तो देखो आज 2-3 भाषाओं का प्रावधान है, तुम्हारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है कि नहीं? उस समय ये सिस्टम नहीं था, लेकिन फिर भी पाटलिपुत्र में शासन करने वाले अशोक को अगर इस तरफ अपने अभिलेख तुम्हारे खुदवाने हैं, तो किस भाषा में खुदवाना पड़ेगा? जो भाषा यहाँ बोली जाएगी, जो लिपि यहाँ समझी जाएगी। नहीं जैसे अब तुम लोगों को, जैसे इधर उत्तर भारत के लोगों को केरल राज्य की कोई जानकारी आ जाए मलयालम में लिखी, तो तुम तो कहोगे ये कोई डिजाइन है बढ़िया, ठीक है कि नहीं? बढ़िया देखते हुए पता चला उसमें तुम्हें गाली लिखी, ठीक है कि नहीं? तो वो सूचना थोड़ी तुम ना पढ़ पाओगे। तो इस कारण यहाँ के लोग जो लिपि समझे, जो भाषा समझे, उसमें तुम्हारी सूचना भेजनी पड़ती है। जैसे कर्नाटक में अगर आज मोदी सरकार दिल्ली से कोई योजना पहुंचाएगी, तो एक कन्नड़ भाषा में लिपि रहेगी पत्र, और एक तुम्हारा 2 भाषा का सिस्टम चलता है, तो हो सकता है इंग्लिश में रहता है कि नहीं? तो इसी प्रकार यहाँ के लोगों को समझने के लिए यही की लिपि कौन? खरोष्ट की लिपि में, क्योंकि अशोक का शासन, तुम्हें पता है हमारे भारत की क्या विशेषता है? कोस में पानी बदले 3 कोस में भाषा, तो भाषा नहीं बदलती, बोली बदलती है, और कुछ दूर बाद भाषा ही बदल जाती है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ की भाषा दूसरी थी। तो अशोक का शासन इतना बड़ा था कि वहाँ एक भाषा नहीं कई भाषाओं के क्षेत्र आ जाते थे। जैसे तुम्हारे भारत में कई भाषाएं आती है कि नहीं? तो यहाँ की जो दोनों अभी देखेंगे कि जो लिपि थी वो खरोष्टी थी, और बाकी यहाँ की सभी की जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि थी, भाषा थी तुम्हारी कौन सी? प्राकृत, ठीक। तो ये रहे अशोक के दीर्घ अभिलेख। तो जो टोटल जो संख्या में है वो लगाए गए थे 14। अशोक के दीर्घ अभिलेख कितनी जगह है? 8 स्थान, और संख्या में कितने हैं? 14। संख्या में ये कितने? 14 तुम्हारी संख्या में है। तो इसमें समय अलग अलग वर्णन किया गया है। देखो जिनमें से जो बेहद इंपोर्टेंट है वो है 14 अभिलेखों में से पहला, जो पहला अभिलेख है, इस पहले अभिलेख में अशोक ने पशु बल की निंदा की है, सॉरी पशु बलि की निंदा की है, कि किसी भी पशु की हिंसा नहीं की जाएगी। राज्य इस प्रकार की हिंसा को रोकने की कोशिश करेगा, एक प्रकार से अहिंसा को बढ़ावा देना चाहेगा, ठीक। ऐसे टोटल 14 अभिलेख थे, जिसमें दूसरा जो अभिलेख था अशोक का, ठीक। तो दूसरे अभिलेख में अशोक ने, इससे हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने राज्य के लोगों के उपचार यानी इलाज वगैरह के प्रबंध की व्यवस्था की थी, साथ साथ पशुओं के इलाज की व्यवस्था भी की थी। ऐसा नहीं, देखो ऐसा तो आज के समय में देखा होगा तुमने, हमारे इधर के राज्य अपने लोगों को इलाज नहीं करा पा रहे। मध्य प्रदेश वालों को, बिहार वालों को अस्पतालों में कितनी खराब हालत है, तुम्हें पता है इसकी कितनी गंदी हालत है। ना तुम्हारा टाइम पे डॉक्टर, ना कुछ, नर्स के भरोसे या इनके भरोसे तुम्हारे हॉस्पिटल चलते रहते, तुम आए दिन ऐसे न्यूज देखते हो। जबकि इसने अपने राज्य के साथ साथ अपने पड़ोसी राज्य जैसे पांड, चोल, चेर, इन राज्यों की भी इसने इलाज के प्रबंध की व्यवस्था की थी। देखो ऐसा महान सम्राट कहां मिलेगा तुम्हें? अपने राज्य के लोगों की तो ठीक ठाक, और दूसरे अड़ोसी पड़ोसी जो राज्य थे, क्योंकि मैं बड़ा राजा हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी तुम्हारे कैसे रहे? खुश रहे। तो इसमें लाज अपने लोगों के उपचार के साथ साथ अपने पड़ोसी जो राज्य थे उनके भी इलाज के प्रबंधन की व्यवस्था की गई थी। ऐसी जानकारी इसके दूसरे अभिलेख से हमें मिलती है, जिसमें पशुओं के उपचार की प्रावधान भी था, ठीक। और इसका जो तीसरा अभिलेख है, तीसरे अभिलेख में जो इसके अधिकारी थे, इन अधिकारियों को 5-5 साल में इसके राज्यों में जाके भ्रमण करना होता था, और वहां लोगों को धर्म की बातें सिखानी थी। तो अधिकारियों की 5 साल में धार्मिक यात्रा के बारे में इसने ऐसा प्रावधान था, ये इसने बताया है। चौथे अभिलेख में
इसने बताया है कि जब स्वयं अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपना लिया गया और सभी लोगों से बोला कि धर्म का पालन करें, धर्म का पालन ऐसा नहीं कि पिटाई चिटाई, धर्म में था इसके लिए। आज के समय के बदलता बदलता वो वर्ड हो गया है धर्म, ठीक। धर्म इसके लिए अशोक के लिए वो नहीं था कि बड़े बड़े यज्ञ कराओ, अधिक से अधिक ब्राह्मणों को तुम्हारा दान दो, ये नहीं था। इसके लिए धर्म था सिंपल सा, बड़ा सिंपल, गुरुजनों का आदर करो, माता पिता का आदर करो, जितने भी तुम्हारे अड़ोस आसपास के लोग हैं उनके साथ बढ़िया सुख चैन से रहो, सामंजस्य से रहो, और कोई हिंसा नहीं करो, कोई चोरी चपाटी नहीं करो। इसके लिए ये धर्म हुआ करता था। तो चौथे अभिलेख में इसने बताया है कि राज्य के द्वारा जब धर्म को बढ़ावा दिया गया तो इतना धर्म का पालन होने लगा कि ऐसा सदियों से ना तो कभी हुआ ना तो उसके बाद हो। इतना धर्म का पालन होने लगा कि एक्स्ट्रा हो गया। समझ रहे कि नहीं? ये नहीं चीज, लेकिन ऐसी बात है कि धर्म को बहुत बढ़ावा मिला। पांचवें इसके अभिलेख में बताया गया है कि अशोक ने जब देखा कि राज्य के लोग धर्म वाले रास्ते को मानने को तैयार है और इसके द्वारा राज्य में अपराध घट रहा है, लोगों की मनसा अच्छी हो रही है, इसके द्वारा लोगों में अच्छा तुम्हारे उत्साह वर्धन है, तो इसने अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका नाम है धम्म महापात्र। धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की इसने नियुक्ति की, जो राज्य में धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कार्य करेंगे। इसकी हमें जानकारी मिलती है पांचवें अभिलेख से, ठीक। फिर इसके द्वारा इंपोर्टेंट अभिलेख है वो है छठवा, ठीक। छठवें अभिलेख में बड़े इंपोर्टेंट बात अशोक ने की है, ऐसा इसके आज ना इससे तो पहले ना इसके बाद कोई नहीं कर पाया। ये चीजें अशोक को द ग्रेट अशोक का बना देती है। किसी व्यक्ति के आगे देखो दाव नहीं लगता है, लेकिन इंग्लिश के रूल तोड़ ताड़ के अगर किसी व्यक्ति के आगे द ग्रेट अशोक लग रहा है तो उस व्यक्ति कुछ बात को खास है। देखो आज आपने ध्यान दिया होगा, एक छोटा सा चपरासी जो आगे पद पे रहते हैं, या आज के समय में देखा होगा तुमने क्लर्क या जो बाबू रहते हैं, इनके पास इतने पावर भी नहीं होते हैं, फिर भी इतना पावर दिखाते हैं जैसे ये तुम्हारे मिनिस्टर हो, ठीक। देखो होता क्या है, आज के समय में कोई भी तुम्हारा काम है, जब तक तुम भारत की जो हाल है, जब तक तुम रिश्वत नहीं देते वो तुम्हें अंदर तक नहीं आने देता। और अगर कोई व्यक्ति गांव से आया है और ऑफिशियल टाइम जैसे 10:30 है ऑफिस का और यहां से यहां तक, तो कोई सरकारी ऑफिस वाले खुद 11:30 बजे ऑफिस खोले तो कोई बात नहीं, ठीक है कि नहीं। और यहां अगर कोई 1 मिनट भी लेट आया तो भगा देते, कल लाना, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर से आया। तो कहता है कि नहीं, खासकर जो छोटे छोटे कर्मचारी देखेंगे वो ज्यादा तुम्हारे बल दिखाते कि नहीं। तो इसका तुमने देखो, आज देखो एक जरा सा भी तुम्हारे पोस्ट वाले लोग होते, चलो भागो इधर से, अभी किस टाइम पे आ गया है, अभी लंच चल रही है, आध घंटे बाद आना, 2 घंटे बाद आना, अभी सर नहीं है, अभी सब सो रहे हैं, या जरा से लोग कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनके पास कोई दिक्कत हो जाती है तो वो कहते हैं अब सुबह आना है, ये टाइम, अभी टाइम निकल गया, मैं कल देखूंगा 6 बज गए। कहता है कि नहीं कि मेरी भी फैमिली है, मैं कहता हूँ ये टाइम नहीं दूं, तो किसी के लिए इतना थोड़ा तुम्हारा टाइम भी नहीं देते और तुम्हारा उसमें रोल अलग से देते हैं। इवन छोटे छोटे तुमने देखा हो कई छोटे छोटे पदों पर बैठे लोग, लेकिन एक सम्राट अशोक जो इतने बड़े राजा, इतने बड़े राज्य का मालिक था, उसने देखो अपने राज्य के लोगों को क्या घोषणा कर रखी थी कि देखो बड़े राजा को होता है तो खाने में डिस्टर्ब कर दो, सोने में डिस्टर्ब कर दो, तो राजा अपने उस समय फांसी दे देते थे लोगों को, दे देते थे कि नहीं। और सम्राट अशोक देखो क्या घोषणा करता है कि मेरे कर्मचारी, मेरे प्रतिवेदक, मैं कहीं भी रहूं, चाहे तो मैं सो रहा हूं, राजा को सोने में डिस्टर्ब, तो समझो क्या बात होती होगी उस समय। आज जैसे लोकतंत्र में नहीं होती कि तुझे देख लेंगे अगली बार हम वोट नहीं देंगे, ऐसा कोई सिस्टम तो था नहीं। तो ये तो राजा की मंशा थी कि वो तुम्हें या तो अच्छा राज्य, चाहे तू अत्याचारी नहीं बन सकता था। तो अशोक ने बोला कि मेरे प्रतिवेदक मुझे हर समय प्रजा के हाल से सूचित रखें, उसके सुख दुख से सूचित रखें, और मेरे पे जो अच्छा बनेगा मैं उसी समय निर्णय लूंगा, चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे तो मैं कहां रहूं, शयनयान, चाहे तो मैं तुम्हारे शयन कक्ष में रहूं, ठीक, चाहे मैं अपनी फैमिली के साथ उद्यान वगैरह में घूम रहा हूं, चाहे मैं भोजन कक्ष में रहूं, चाहे मैं युद्ध भूमि में रहूं,
किसी भी समय अगर प्रजा में कोई दुख दर्द आता है तो आप उससे मुझे सूचित करो, मैं उसी समय तुरंत निर्णय लेकर उसका समाधान की कोशिश करूंगा। ऐसे महान शासक ने देखो जरा जरा से पोस्ट में बैठे लोगों को भगा देते, उनके दुख दर्द नहीं सुनते। और इतना बड़ा राजा क्या कहता है, चाहे मैं एक बार सो रहा हूं तो उस समय भी मुझे उस समय भी तुम मुझे प्रजा के हाल से सूचित करो, मैं उसी समय उनके दुख को दूर करने की कोशिश करूंगा। मेरे से कोई दुख मत छुपाओ कि राजा सो रहे हैं तो बाद में आना। हो सकता है उस व्यक्ति को पता नहीं, मैं सो के उठूं तो जिस समस्या के लिए आया हूं शायद अगर उसका लड़का नहीं मानो तो जब तक मार जाए। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे ऐसे खुद राजा ने बोला था कि मुझे 24 घंटे आप मैं इमरजेंसी सेवा जैसा उपलब्ध रहूंगा, ये राजा ने बोला। और आज तुम्हारे जरा जरा से वो बोलते हैं भगो जैसे ये जैसे दूसरे देश के निवासी हो कि भारत के नहीं सोमालिया से आ गए, करते कि नहीं? अब इसके बाद देखो ये शुरू के 6 अभिलेख तो इंपोर्टेंट हैं। इसके बाद जो इंपोर्टेंट अभिलेख है 8वां है, 13वां है और ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो 8वें और 9वें अभिलेख में इसमें सभी धर्मों के सम्मान की बात कही है और इसने धार्मिक यात्रा, जो धर्म की यात्रा है उस यात्रा पर जाने का निर्णय लिया है। तो इधर उधर जाते थे उन यात्राओं की बजाय। 9वां अभिलेख भी इसी चक्कर में, ये 9वीं अभिलेख भी इसी से रिलेटेड है कि धर्म वगैरह का जो मार्ग है वो उन्हें यज्ञों या उस चीजों को फॉलो करने वाला नहीं है। ये वो मार्ग है जिसमें कि तुम गरीब लोगों की सेवा कर सकते हो, गरीबों की बच्चियों की शादी करवा सकते हो, ये सब इसका प्रावधान है। ये नहीं कि बड़ी बड़ी यज्ञ करवाओ। सबसे इंपोर्टेंट अशोक के अगर 14 अभिलेखों में से कुछ है तो वो है 13वां अभिलेख। कौन सा अभिलेख? 13वां अभिलेख। 13वें अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने यहाँ का देखो ये वाला जो राज्य है उड़ीसा, इस राज्य को बोला जाता है कलिंग राज्य। अशोक के 13वें अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की थी या कलिंग के राजा नंदराज को हराया था। ठीक है कि नहीं? और कलिंग की राजधानी थी तोसली। और देखो आज के समय तुम्हें पता हो जरा सा राजा थोड़ी एक सीट जीत जाते हैं तो अगली पर जब पहुंचते हैं, फिर अगर कोई तुमने विधायक देता होगा फिर मंत्री फिर ये फिर वो। और इसने इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद फिर ये इस युद्ध में जो खून खराबा हुआ उस खून खराबा से इसका मन पिघल गया और हमेशा को इसने धैर्य को छोड़ के कौन सा घोष अपना लिया? धार्मिक घोष। धैर्य यानी होता है तुम्हारा युद्ध और घोष यानी विजय। तो युद्ध विजय की बजाय कौन सी विजय करने की तो सोची? धर्म विजय की। तो इसके इस प्रकार 14वें अभिलेख में भी यही है कि धर्म को इसे बढ़ावा देना चाहता था। बस ये तुम्हारे इससे रिलेटेड है। तो ये इसके अशोक के 14 अभिलेख है जिसमें से 6वां, 5वां, पहला और 13वां बेहद इंपोर्टेंट है। ठीक है कि नहीं? सभी अगर सभी अभिलेख पढ़ते हैं तो समय ज्यादा लगेगा, बाकी अपने हिसाब से देख लेना। तो ये अशोक के 13वें अभिलेख। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दो। देखो शुरू में कलिंग राज्य अशोक के राज्य में नहीं आता था। अशोक ने इससे अशोक का देखो जो राज सिंहासन होता है वो होता है 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, और 8 साल बाद 261 में कौन सा राज्य जीतता है? कलिंग जीतता है। तो कलिंग में इसने अलग 2 पृथक अभिलेख लगाए थे। तो 14 तो ये हो 14 जो अभिलेख है तो ये, लेकिन कलिंग राज्य में 2 अलग अलग अभिलेख लगाए थे। कारण ये है देखो कलिंग की जनता को इसने अपने राज्य में मिलाया था, तो हो सकता है डायरेक्ट उन पर कोई बड़े बड़े निर्णय थोपता तो जनता विद्रोह कर सकती। समझ रहे बात को? कहीं कहीं कोई नया राज्य बनाया जाता डायरेक्ट उसमें सीधे उस पर कोई राजा वहां उन पर आदेश नहीं देना चाहता। कुछ समय स्लोली उन पर सख्त होते कि नहीं? तो ऐसे 2 पृथक अभिलेख और हमें प्राप्त होते हैं। पृथक अभिलेख उड़ीसा राज्य से, ठीक, एक होता है प्रथम पृथक अभिलेख और द्वितीय पृथक अभिलेख। तो प्रथम पृथक अभिलेख में अशोक ने बोला कि कलिंग की जनता या कलिंग की प्रजा भी मेरी संतान है, जैसी कि मैं पूरी प्रजा को मानता हूं। ठीक है कि नहीं? और दूसरे अभिलेख में इसने ये जानकारी दी कि मेरे राज्य के कर्मचारी सभी लोग कलिंग की जनता का सेवा करें और कलिंग की जनता अधिक से अधिक धर्म पालन को बढ़ावा दें। तो ये इसके 14 पृथक अभिलेख हो गए जो 8 जगह से हमें प्राप्त होते हैं। कहां से? मानसेरा से, सहवाजगढ़ी से, गिरनार से, सोपारा से, एरगुड़ी से,
कलिंग से, सॉरी, दोगज से, धौली से और कालसी से। कलिंग से हमें दो पृथक अभिलेख मिलते हैं, प्रथम पृथक अभिलेख और द्वितीय पृथक अभिलेख। ठीक है, ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं अशोक के जो हमें भारत में लघु अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमें अशोक के जो भारत में लघु अभिलेख प्राप्त होते हैं उनमें ठीक। अब लघु शिलालेख कौन होंगे बताओ? छोटे छोटे। बड़ी शिला दीर्घ हो गई और लघु कैंसी छोटी हो गई। ठीक है, तो लघु शिलालेख हमें अशोक के जो प्रमुख जगह से प्राप्त होते हैं। आज के समय में इंडिया में हम बात करते हैं, आजकल ऐसा बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ये कहां से प्राप्त होते हैं ये सब। तो देखो ये लगभग भारत रहा। ठीक है, तो अशोक के जो प्रमुख शिलालेख प्राप्त होते हैं, सबसे पहले व्यक्ति के बारे में पहचान क्या होती है बताओ? व्यक्ति की पहचान यही नहीं होती है तुम्हारा मुंह या उसका नाम। जैसे अकबर के बारे में आज तुम सोचते हो तो अकबर का शरीर तो तुम्हें दिखता नहीं है, ना अकबर का परिवार दिखता है। अगर व्यक्ति का मरने के बाद कुछ रह जाता है तो क्या रह जाता है? नाम ही तो रह जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही अकबर, ऐसे ही अशोक का जो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के बारे में तुम सोचते हो, विचारते हो, तो सबसे पहले उसके नाम के बारे में सोचते हो कि नहीं? फिर उसके बारे में उसकी तुम्हें शकल याद आती है, फिर उसके कारनामे याद आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक के। देखो नाम कहां से प्राप्त हुआ? तो अशोक का जो हमें नाम प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है मध्य प्रदेश के, कहां से? मध्य प्रदेश के दतिया के गुर्जरा से। ठीक, ये हमें नाम प्राप्त होता है इसका गुर्जरा, कहां से? दतिया से। और ये किस राज्य में आता है? मध्य प्रदेश। देखो अशोक का नाम हमें दतिया के गुर्जरा अभिलेख एवं कर्नाटक में 4 अभिलेख मिले हैं। एक जिनमें से इंपोर्टेंट माने ज्यादातर किताबें सिर्फ तुम्हें यही पढ़ाती हैं, मास्की। ठीक, दूसरा कर्नाटक में जो प्रमुख प्राप्त हुआ है अभिलेख उसका नाम है नेट्टूर। ठीक, तीसरा यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो है उड़ेगोलन और चौथा है सन्नाती। ठीक है, ध्यान दो इधर, मास्की, नेट्टूर, उड़ेगोलन, सन्नाती, चारों किस राज्य में आते हैं? कर्नाटक में। तो गुर्जरा, दतिया और चारों कर्नाटक के अभिलेख से अशोक के नाम, अशोक या अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होती है, गुर्जरा, दतिया से और मास्की, नेट्टूर, उड़ेगोलन, सन्नाती कर्नाटक से। ठीक है, ये अशोक की हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप अशोक के लघु शिलालेख। ठीक है, अशोक के लघु शिलालेख के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में 3 जगह और अभिलेख पाए गए हैं। एक मध्य प्रदेश में जो है रूपनाथ, कहां पर? जबलपुर में। ठीक, पनगुड़रिया सीहोर में। ठीक, और सारोमा, ये मध्य प्रदेश में 4 जगह अभिलेख पाए गए हैं। ठीक, लेकिन एक ही गुर्जरा जो है यहाँ से इसका नाम मिलता है। ठीक, अब यहाँ से राजस्थान का एक अभिलेख और प्रसिद्ध रखता है लघु शिलालेखों में, उसका नाम है भाबरू। क्या नाम है? भाबरू। किस राज्य में? ठीक है, इस अभिलेख से अशोक के द्वारा स्वयं को, घमंड नहीं, देखो राजा तो अपने आप को कहेगा ही, स्वयं को मगध का राजा या मगधा धीराज संबोधन, उसने स्वयं को कहा कि मैं मगधा धीराज त्रिरत्नों के प्रति आस्था प्रकट करता हूं।
त्रिरत्न किस धर्म में आते हैं? बौद्ध धर्म में। तो अशोक के द्वारा स्वयं को मगध, धीरज, समुद्र और बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति आस्था प्रकट की गई है, ऐसी जानकारी हमें कहां से मिलती है? भाब्रू राजस्थान से। एक चीज याद रखना, भाब्रू जो अभिलेख है वो लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा है, छोटों में बड़ा, या अंधों में काला राजा जैसे तुम कहते हो, ये छोटों में कैसा है? सबसे बड़ा है। ठीक। और बौद्ध धर्म के देखो त्रिरत्न मैंने पढ़ाया था उस समय, बताया था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं कौन कौन से? सबसे पहले बुद्ध, दूसरा धम्म और संघ, ये है बौद्ध धर्म के संघ। इनके प्रति अशोक ने आस्था प्रकट अपनी की थी। इसके बाद ध्यान दो इधर, अशोक के लघु शिलालेखों में एक और ये भी प्रसिद्ध है जिसका नाम है यहाँ, इसका नाम है कौशाम्बी। ठीक है। तो जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? रानी का अभिलेख कहलाता है, क्योंकि यहां से अशोक की एक रानी जिसका नाम था कारुबाकी, देखो उस समय के नाम है, आज जैसे नहीं रहेंगे ऐश्वर्या कैटरीना, जैसे समय समय की बात उस समय ऐसी नाम हुआ करते थे। एक समय महात्मा गांधी का नाम हमें माता का नाम लगता है अजीब अजीब, लेकिन देखो उस समय की बात है, उस समय ऐसी नाम हुआ करते थे, कहीं पुतली बाई, कमलाबाई, जसोदाबाई, आज तुम्हारे नैना बन जाते हैं। ठीक। कहीं आराध्या, कहीं ये, तो समय समय की बात, उस समय ऐसे नाम चला करते थे कारुबाकी। और ये उसके पुत्र का नाम का वर्णन चलता है जिसका नाम था तीवर। ठीक है। तो इसे रानी का अभिलेख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रानी कारुबाकी का वर्णन कहां से मिलता है? कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है। एक देखो पत्थर का तो नहीं था लेकिन फिर भी इसकी जानकारी मिलती है, इसका नाम है जो आजकल गोरखपुर बहुत प्रसिद्ध है, क्यों? योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी का यहीं से सिलेक्ट हुआ है। तो इसी जगह, इसी गोरखपुर में एक अभिलेख है जिसका नाम है स्वर्ण गौरा। क्या नाम है? स्वर्ण गौरा। स्वर्ण गौरा आता है गोरखपुर। गोरखपुर किस राज्य में आता है? उत्तर प्रदेश। ठीक। तो स्वर्ण गौरा अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि जब भी राज्य में अनाज वितरण होता था, देखो एक चीज और कभी कभी ऐसी चीजें मिल जाती है हमें, तो इसमें स्वर्ण गौरा अभिलेख से मिलता है कि जब भी राज्य में सूखा होता था, अकाल पड़ जाता था, उस समय राज्य के द्वारा सूखा या अकाल के समय, ठीक, राज्य द्वारा अनाज वितरण, ऐसी व्यवस्था उस समय थी। ये हमें किससे मिलती है? स्वर्ण गौरा अभिलेख से। लेकिन ये एक बात याद रखना, स्वर्ण गौरा का जो अभिलेख था वो पत्थर का नहीं बना हुआ था, वो किस चीज का था? तांबे का। तो ये किस प्रकार का अभिलेख है? ताम्र अभिलेख। ठीक है कि नहीं? ये अभिलेख है ताम्र अभिलेख, बाकी तुम्हारे है पत्थर की। ठीक है। तो महंगा भी है पत्थर। ठीक। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि सूखा काल के समय राज्य के द्वारा अनाज वितरण होता था। एक बात ध्यान देना कि वहीं अपने आप में एक पॉइंट ऐसा भी बन जाता है, कभी कभी तुम मेंस में लिखते हो या अलग अलग जगह तुम्हें इसकी जानकारी मिलती है कि जो मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, उसने इंडिका में बताया था भारत में कभी सूखा नहीं पड़ता। ठीक। भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता था, ऐसा वर्णन किया। हो सकता है या तो बढ़िया चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे रिश्वत दे दी हो कि अच्छा लिखना, ठीक, क्योंकि उसी के दरबार में था। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि देखो जो व्यक्ति जहां बैठता है उसे ऐसे ही लगता है। आज के समय में तुम्हारे नेता दिल्ली बैठते हैं तो उन्हें लगता है जैसे दिल्ली में लाइट आ रही है, जैसे दिल्ली में सड़कें, जैसे दिल्ली में पानी की व्यवस्था है, जैसे दिल्ली में अच्छी पढ़ाई हो रही है, जैसे पूरे देश में हो रही होगी। लगता है कि नहीं? अब जैसे तुम्हारे आज के समय हमारे बॉर्डर पर सैनिक मारे जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये होता है डिसीजन का अंतर किस लोकेशन पर बैठे हो। तो दिल्ली में जब हमारे सैनिक वहां मारे जाते हैं बॉर्डर वगैरह पे, समय समय पे तुमने कई जो हेमराज वगैरह के केस आते हैं,
तो उनकी गर्दन कट जाती है, ये कट जाती है, वो तो हमारे इधर के नेता कोई उस पर बड़ा डिसीजन नहीं लेते, या कोई ना कोई बहाना अपना रखते हैं, वो मजबूरी रहती है नेताओं की, नहीं ले पाते ऐसा बड़ा डिसीजन, तो उसमें क्या। लेकिन यही जहाँ हेमराज मर रहा होता, भाई उसका दोस्त आंखों देखा हाल देख रहा होता, तो उसे तो गुस्सा आती, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन जो मेरे हाल के साथ दोस्त के साथ गलत कर रहे हैं वो मैं नहीं देख सकता, कारण वो ऑन द स्पॉट था। और ये तो इन्हें दिल्ली से फोन आया, तो ये थोड़ी लोकेशन देख रहे हैं। जैसे तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा दोस्त को मारे तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगी, और तुम्हारा दोस्त, तुमने देखा कि उसी समय अगर लड़ाई होती तो भयंकर हो जाती, 2 घंटे बाद होती, चल यार मैटर छोड़, होता है कि नहीं। तो ये दिल्ली में बैठे तो इन्हें लगता है सब घटनाएं छोटी है, कोई नहीं, 1-2 सैनिक मरे, डिसीजन को छोड़ो, आगे देख लेंगे, आगे देख लेंगे, ऐसा होता है कि नहीं। तो इसी प्रकार का हाल ये है कि जब वह पाटलिपुत्र में रहता होगा, राज्य की राजधानी में रहता होगा, तो वो तो बढ़िया महल में रहा, वीआईपी फैसिलिटी है, बाहर का राजदूत है, पूरी फैसिलिटी रहती थी कि नहीं। तो वो चूंकि बिहार में रहा, और बिहार में तुम्हें पता है 71 से 72% एरिया में सामान्यतः बाढ़ से प्रभावित है, 70% से अधिक। तो जो एरिया जिसने देखा होगा कि बिहार पाटलिपुत्र में रहा, बाढ़ से प्रभावित है, तो उसे लगता पूरे भारत में कहीं सूखा पड़ नहीं, समझ रहे बात को। तो वो चूंकि यही रहा, इसलिए यही की उसकी सोच क्या रही कि ऐसे ही पूरा देश होगा, कभी इधर जाता लातूर तरफ, कभी जाता इस तरफ सूखे हिस्से में, तो उसे पता चलता कि नहीं, राज्य में अकाल भी पड़ सकता है। आपको भी पता होगा बाद में मेगास्नीक तो चला गया था कब, 299 में, और 298 में भयंकर अकाल पड़ा था, और इसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत चले गए थे कि नहीं। भद्रबाहु और स्तूलपुत्र में तुम्हारा संघर्ष हुआ था जैन धर्म का, तो बाद में कितना भयंकर अकाल पड़ा था, जब अकाल पड़ा तो मेगास्नीक था नहीं। इसलिए इंडिका में वर्णन मिलता है कि भारत में कहीं कोई अकाल नहीं पड़ता था, वो बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, वो बस ऐसे बोल देते कि इंडिका के आधार था, ठीक। लेकिन ये आपने कहता कि नहीं, ऐसी जानकारी मिलती है कि इस समय सूखा पड़ता था, तो उस समय राज्य के द्वारा अनाज बांटा जाता था। और यहाँ पे भी कुछ अभिलेख मिलते हैं लघु, जिसका नाम है महास्थान वगैरह, ठीक। तो ये उस समय के प्रमुख कैसे अभिलेख है, लघु शिलालेख, जो प्रमुख है, ठीक है, ओके। इसके द्वारा तो ये इससे पहले दीर्घ अभिलेख खत्म हो गया, और ये कौन से लघु, जिसमें गुर्जरा यहाँ से अशोक का नाम मिलता है, मास की नेटू बड़े गुलन यहाँ से भी अशोक का नाम मिलता है, ये वाली बात कंप्लीट। इसके बाद भाबरू से अशोक ने स्वयं को मगधा धीराज कहा था, ऐसी जानकारी मिलती है, एवं त्रिरत्नों के प्रति आस्था, ठीक। कारू बाल्की का जो अभिलेख है रानी के नाम से जाना जाता है, जो कि कौशाम्बी में, ठीक। और इसके बाद सोयगारा जो अभिलेख था तांबे का था। देखो ये अपने आप में एक चीज विरोधाभासी हो जाती है कि आंखें बहुत अच्छी हो, नाम सूरदास, एक भी आंख नहीं हो, नाम सुखनयन या नयन सुख, ठीक है कि नहीं, ऐसे होता है। देखो अभिलेख तो लिखा तांबे पर, और बात किस समय की लिखी, एक कौड़ी तो है नहीं, वो अभिलेख किसका लिखा है, तांबे का। ऐसी बातें कभी कभी हो जाती है, ठीक है, इससे तुम्हें याद बना रहेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं अशोक के द्वारा जो उस समय स्तंभ लेख बनाए गए थे उनके बारे में, ठीक है। ध्यान दो, अशोक का, ठीक। अशोक के जो अभिलेख हैं, 3 प्रकार के अभिलेख हैं, कौन से, एक है शिला, एक दूसरे कौन से है स्तंभ, और तीसरे हैं गुहालेख या गुहालेख, ठीक। तो शिलालेख कौन कितने प्रकार के थे, एक दीर्घ और एक लघु। अब बात करते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख पाए गए हैं 7 जगह, कितने जगह, 7 जगह, और इनका संख्या में ये कितने हैं, 6, ठीक है कि नहीं। स्तंभ लेख की बात करते हैं, उससे पहले मैं गुफा लेख तुम्हारा कंप्लीट करा देता हूँ। गुफा लेख मिले हैं 2 जगह मोस्टली, एक है ये पारावर गुफा है जो बिहार में ही है, और दूसरी यहीं पर है नागार्जुन पहाड़ियों में, जो उसके पुत्र दशरथ वगैरह ने आजीवन संप्रदाय को दान दी थी, ठीक। ये स्वयं अशोक ने 12 वर्ग की 4 गुफाएं दान की थी, जिन 4 गुफाओं का नाम था, एक का नाम था कर्ण, एक का नाम था सुदामा, एक का नाम था चौपार, और एक का नाम था विश्वचौकी,
तो इसमें ये जानकारी मिली होगी कि ये सम्राट अशोक के द्वारा आजीवन समुदाय की निर्माण की गई थी। तो ये है गुफा अभिलेख, बाराबर वाले और नागार्जुन वाले। ठीक है, अब अपने मैटर पे आते हैं हम किस पर, स्तंभ अभिलेख पर। ठीक है, देखो स्तंभ जो अभिलेख है, ये स्तंभ अभिलेख मुख्यतः मुख्य है वो पाए गए हैं भारत के खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कहां पर है, दिल्ली के करीब। देखो यहाँ पर ध्यान दो, आज अपना भारत है, ठीक है, ध्यान दो इधर। तो दिल्ली से दोनों रिलेटेड है। जो पहला अभिलेख खोजा गया था वो था तुम्हारा दिल्ली टोकरा। कौन सा, दिल्ली टोकरा, और टोकरा दिल्ली के समीप पड़ता है। एक स्तंभ लेख कौन सा है, दिल्ली टोकरा, ये पहला खोजा गया। और दूसरा मेरठ दिल्ली, ये सबसे पहले पढ़ा गया। ठीक है, ये दो प्रमुख स्तंभ अभिलेख हैं जो तुम्हारे, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, समय समय की बात है, आपको पता होगा फिरोज शाह तुगलक ने बहुत से शहर बसाए थे। ठीक, या इस हिस्ट्री में तो समझ नहीं, आगे तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। फिरोज शाह तुगलक ने बड़े सारे शहर बसाए थे, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, बड़े सारे शहर थे। जब इन शहरों के लिए तुम्हारा नींव वगैरह खोद रहा होगा, तो वही टोकरा में जो अभिलेख मिला, जनता तुम्हारे मजदूरों ने बताया हुआ कि राजन हमें अभिलेख मिले, तो राजा ने कहा दिल्ली ले आओ। ठीक है कि नहीं, ऐसे ही मेरठ में मिला, तो फिर राजा ने क्या कहा, दिल्ली लेते आओ। तो इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने टोकरा से और मेरठ से कहां लाया था, दिल्ली लाया था। इसलिए उनका वही नाम है, टोकरा दिल्ली और मेरठ दिल्ली। ठीक है कि नहीं। और इनमें से जो तुम्हारा टोकरा अभिलेख था, ये पहले खोजा गया था और मेरठ दिल्ली पहले पढ़ा गया। ठीक, ऐसा ही तुम्हारा अभिलेख है, इसका नाम है, इसका जो ऐसे ही तुम्हारा एक और अभिलेख है स्तंभ लेख में बड़ा इंपोर्टेंट, वो अभिलेख है इधर नेपाल की एरिया। ठीक, और इस अभिलेख का नाम है, क्या नाम है, रोमनदेही। क्या नाम है, रोमनदेही अभिलेख। अब रोमनदेही अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक जब गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गया, तो वहां की प्रजा का टैक्स इसने, जो नॉर्मल टैक्स लगता था 1/6 से क्या कर दिया, 1/8 कर दिया। मतलब बढ़ा दिया कि घटा दिया, क्यों, ये तो 6 या 8, तो ये डिवाइड में कम हो जाएगा। तो ये लगभग 16.66 था, ये लगभग 12 पॉइंट समथिंग में कुछ हो जाएगा, तो इसने घटा दिया। ठीक है कि नहीं, ऐसी जानकारी हमें इस अभिलेख से मिलती है। ठीक है, बाकी कुछ स्तंभ लेख तुमने इसके जो मिले हैं वो रहे हैं सारनाथ, ठीक, और सांची, इन स्थानों पर भी इसके कुछ स्तंभ लेख हमें आज के समय में अच्छी अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये रहे स्तंभ लेख कौन से, टोकरा दिल्ली, मेरठ दिल्ली प्रमुख, और रोमनदेही जो मार्क्स में बेहद इंपोर्टेंट रहता है, सारनाथ, सांची। ठीक है कि नहीं। कुछ जो तुम्हारे जो रिलेटेड अभिलेख है, कहीं भी तुम मोस्टली देख सकते हो, यहाँ का एक अभिलेख है जिसका नाम है शाह-ए-कुना। कौन सा, शाह-ए-कुना। ये तुम्हारी लिपि के अनुसार बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि इस शाह-ए-कुना की जो तुम्हारी लिपि थी वो थी अरमेई। तो ध्यान देना, अशोक के अभिलेख 3 लिपियों में हो गए। यहाँ के जो तुम्हारे डिरिक थे खरोष्टी, यहाँ की क्या हो गई, अरमेई, और जो वर्तमान भारत वाला हिस्सा था, यहाँ की लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी। ठीक, तो अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी, खरोष्टी, अरमेई और ब्राह्मी। ठीक है, तो यहाँ से कंप्लीट होते हैं अशोक के पूरे अभिलेख। ठीक है कि नहीं। अशोक ने अपने बौद्ध धर्म को सम्मान देने के लिए बड़े सारे स्थापित कला का विकास किया था, जिसमें सांची, ठीक, जिसमें सारनाथ, और कई जगह इसने बड़े बड़े स्तूप निर्माण कराए थे। देखो उस समय कुछ किताबों ने बताया है, तो कई किताबें पढ़ना, तो उन किताबों में बताया कि अशोक ने 84,000 अभिलेख बनाए थे, जो अपने आप में हमें ओवर एक्टिंग लगती है।
84,000 तो बहुत हो जाती, इसमें पूरा भारत लग जाता कि नहीं। लेकिन इसका एक मतलब जरूर है कि इसने बहुत अधिक स्तूप बनवाए होंगे। ठीक, स्तूप आप जानते हो स्तूप क्या होते हैं, जो स्तूप इस प्रकार के नहीं होते हैं बौद्धों के। स्तूप वो बौद्धों की समाधि या महात्माओं की समाधि स्थल होते हैं जहां पवित्र या तुम्हारे महान जो संत वगैरह रहते हैं उनके जो अवशेषों पर इस प्रकार का तुम्हारा अर्ध जो व्रत वाली आकृति बनती है उसे बोला जाता है स्तूप। ठीक है कि नहीं। इसके बाद बौद्धों में जहां पूजा होती है उस स्थान को बोला जाता है चैत्य, और जहां उनके वैद्य व्यक्ति रहते हैं भ्रमण करते हैं उसको बोला जाता है विहार। ठीक है कि नहीं। तो ऐसे उसने अशोक में बड़े सारे स्तूप बनवाए थे। ठीक है, अब अशोक के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोक का देखो पूरे तुम्हारा अशोक का जो तुम्हारा राज्य है, राज्यारोहण है, वह हुआ था कब 269 ईसा पूर्व। इंपोर्टेंट डेट देख लो। ठीक, देखो सोर्स बेहद इंपोर्टेंट है, आजकल सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है। तो मैं अशोक की पूरी कहानी याद हो जाती है और वो पूछते हैं साहेबपुरा कहाँ पाया जाता है। ऐसे तुम्हें लगता है हमें पूरी कहानी याद हो गई, तुम पूरा मुगल पढ़ लेते हो और वो पूछते हैं खुसरो किसका पुत्र था, फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इसकी तो पूरी आती है। तो ये चीजें आजकल वहां से आती है जहां तुम छोड़ देते हो नीचे मौर्यकालीन कलाएं, मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन व्यापार, जहां तुम छोड़ देते हो वहां से क्वेश्चन आता है। देखो पूरा तो कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ। तो अशोक की अगर हम जीवनी में बात करते हैं तो अशोक 269 ईसा पूर्व में राजा बना। 273 ईसा पूर्व में इसके पिता बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी और इसने अपनी योग्यता तभी साबित कर दी थी जब इसका पिता कौन बिंदुसार राजा हुआ करता था पाटलिपुत्र का, तब यहाँ तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और उस समय अशोक उज्जैन या अवंती का क्या था राज्यपाल था। तो वो यहाँ से इंचार्ज में वो विद्रोह दमाने कहाँ गया तक्षशिला में गया और वहां जाके इसने उस विद्रोह को दबा दिया। देखो जैसे आज के समय में तुमने देखा होगा किसी को जैसे केशवा कौन था यूपी का भी बीजेपी अध्यक्ष था केशव प्रसाद मौर्य, अब वो बीजेपी का उसे टारगेट मिला कि तुम्हें बीजेपी को जिताना है, जीत गया तो फिर वो योग्यता में आ गया कि नहीं, तो उसका सीएम में नाम चलने लगा था कि नहीं। तो अब ऐसे विद्रोह तो नहीं होते, अब ऐसे पार्टी वाले इलेक्शन होते कोई विजय मानी जाती है। तो इसी प्रकार ये कहा गया तक्षशिला में और वहां का विद्रोह इसने दबा दिया। तो पिता के इसमें युक्त हो गया कि नहीं। तो पिता के मरने के बाद इसने फिर यही शासक बनता है। इसके एक भाई से इसका बड़ा संघर्ष बताया जाता है और कुछ साहित्य खासकर जो उतने मान्य साहित्य नहीं है सहेली साहित्य ने कहा है कि इसने अपने 99 भाई मारे थे। ये तो बहुत छोटी बात लगती है क्योंकि हमें और दूसरी जगह बिंदुसार के 99 पुत्र मिलते ही नहीं, समझ रहे, क्योंकि 99 का इस प्रकार तो उसके पुत्रों का साथा होता कि 99 तो उसने मारे और एक पुत्र अशोक, तो ये हमें कहीं दूसरी जगह वर्णन मिलता नहीं है। एकमात्र साहित्य जो श्रीलंका से मिली साहित्य है उसमें वर्णन मिलता है, तो एक साहित्य से इतिहास का वर्णन हम नहीं कर सकते। ठीक, और वो भी तुम्हारा उच्च स्तर का साहित्य नहीं। इसके बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ये वाला राज्य कौन सा कलिंग राज्य को विजय कर, ठीक है। कहा कहता है पूरी यहाँ समुद्र वगैरह से व्यापार में दिक्कत होती है, हमारा रास्ते जो मार्ग सामान वगैरह लूट लेते थे, कुछ भी बहाना बनाया खुदों से लड़ना। ठीक, बिंदुसार के समय में पूरे उत्तर भारत पे इनका कब्जा था लेकिन कलिंग पे कब्जा नहीं था। तो आगे जाके कलिंग जीत लेता है। कलिंग के शासक किसको हराता है नंदराज को हराता है। ठीक, और उस समय कलिंग की राजधानी थी कहीं हमारी पूछ लेते हैं। ठीक, इसको तुम्हारे जीतने के बाद यहीं पर वो तो एक्स्ट्रा पृथक अभिलेख लगाता है, इसे भी अपने राज्य में ये मिला लेता है। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में जो भीषण हिंसा हुई, जो खून खराबा हुआ, उससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है कि नहीं। और फिर क्या हुआ, उसने हमेशा के लिए युद्ध नीति छोड़ के कौन सा नीति अपना ली वेरी गुड छोड़ के क्या अपना लिया धर्मघोष, यानी कौन सा धर्म वाला। जो अशोक पहले शिव जी का भक्त था, किसका था शिव जी का शैव धर्म को मानता था, क्योंकि
देखो इसकी एक उपाधि है जिस उपाधि का नाम है देवनाम प्रिय। इससे पता चलता है कि अशोक पहले हिंदू को धर्म को मानता था। कारण हिंदू धर्म में देवता होते हैं, लेकिन अशोक के समय में बौद्ध धर्म में देवता नहीं होते थे। ध्यान देना, क्योंकि इस समय जो बौद्ध धर्म चला करता था, उस बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को महात्मा की उपाधि दी गई थी, भगवान की नहीं। आगे जाके कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ता है, एक महायान और एक हीनयान। फिर महायान वाले मानते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान थे, इधर तो नहीं माना जाता था। और इसकी उपाधि थी देवनाम प्रिय, एक ऐसा नाम जो देवताओं को पसंद हो, प्रिय हो। ठीक, तो ये अगर गौतम बुद्ध धर्म में था तो देवता इधर थे नहीं, तो ये कहता महात्माओं को पसंद कहता कि नहीं। इसलिए यहाँ से पता चलता है कि पहले हिंदू था, और ये जानकारी खोजने में मिलती है किसका वक्त था, हमारे भोलेनाथ या शिव जी का वक्त था। ठीक, लेकिन आगे जाके ये शांति वाला मार्ग वाला जो धर्म है बौद्ध धर्म अपना देता है, और ये तीसरी बौद्ध संघ थी अपने समय में करा। ठीक, और जिसके तुम्हारे अध्यक्ष रहते हैं कौन, मोगली पुत्र जिस। ठीक, और ये मोगली पुत्र जिस यहाँ अधिधम्म पिटक, जो बौद्ध धर्म के 3 पिटक थे, अधिधम्म पिटक की रचना यहाँ पर करते हैं। ठीक है, बाद में यह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भी बहुत काम करता है। अपने पुत्र पुत्री के लिए कहाँ भेजता है, श्रीलंका भेजता है, बड़े सारे काम ये तुम्हारे यहाँ पर करता है। लेकिन होता क्या है कि यही तुम्हारा धर्म का बढ़ावा देना। देखो, अगर शेर हिरणों का शिकार नहीं करे, शेर अपना तुम्हारा खून खराबा ना करे, तो उसका जंगल में राज्य चलेगा? उसे कोई जंगल का राजा कहेगा? तो जब तक अशोक जिंदा था, तो तब तक तो सभी आसपास के राज्यों ने इसका सम्मान किया, इसके मंत्री, इसके लोगों ने सम्मान किया। क्यों? हथियार चलाने छोड़े हैं और खुद मर्जी से छोड़े, चलाना नहीं भूला। जिस दिन अगर उसका दिमाग खराब हुआ तो क्या होगा, भूल देगा मेरे नियम मैंने तोड़ दिया। जैसे वो नहीं, वो तुम्हारा अक्षय कुमार का था, एक बात जो मैं कहता हूँ करके मानता हूँ, दूसरा कहता है नहीं कहता हूँ, जरूर मानता हूँ। एक वजह से नहीं है क्या, हमारा तुम्हारा जो भी था, हमारा डायलॉग हमने तोड़ दिया, कौन सी बात है। तो जब तक अशोक था तब ने उसने युद्ध नीति छोड़ा, तब तक तो उसे सब सम्मान करते रहे। क्योंकि जिस दिन इसका मूड खराब हो जाएगा, बेचारा शांत बैठा है डॉन, और डॉन का मूड खराब होगा तो लाशा मिसा देगा। तो तब तक तो ये तुम्हारा अशोक के सभी लोग सम्मान करते रहे, और अशोक ने जो हमारे बताया उसको सम्मानते रहे, धर्म के मार्ग पे चलते रहे। लेकिन बाद में हुआ क्या कि इसके बाद इसने अपने पुत्र पुत्रियों को किसमें लगा दिया, बौद्ध धर्म के प्रचार। अब तो बताओ, राजा जो तलवारों से खेलता था, उसे तलवारों में खेलना जरूरी था, क्योंकि तभी राज्य बचता। और वो तुम्हारे बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ओम शरणम गच्छामि कर रहे हैं, शांति शांति कर रहे हैं, तो बताओ उनका कहीं डर रहेगा क्या? अब वही तुम्हारा राजा लड़ना छोड़ देगा तो कौन उन्हें डरेगा? उनके ऐसे इसी समय उनके जो मंत्री, उनके शासन के लोग हावी हो जाते हैं, और आगे एक दो तुम्हारे पुत्र शासन कर पाते हैं, दशरथ कुणाल वगैरह, जो इसके आगे वंशज रहते हैं। तो आखिरी शासक किसको, बृहद्रथ को, इसका ही मंत्री मार देता है, जिसका नाम क्या रहता है, पुष्यमित्र शुंग। कब? 185 ईसा पूर्व में, ऐसा ज्यादातर किताब मानती है। ठीक, कुछ इतिहासकार, इसमें रोमिला थापर ने बताया, मुझे तो वो फिट नहीं होता है। ठीक, जो ज्यादातर उन्होंने बताया कि अशोक के समय में या मौर्यकालीन समय में राजा के पास ज्यादा शक्ति आ गई थी, सत्ता का केंद्रीयकरण था। इस वजह से सत्ता टूट गई, क्योंकि जब किसी को तुम ज्यादा दबाते हो तो एक दिन कैसा आ जाता है, जब तक वो दबता है स्प्रिंग जैसा, फिर तो तुम्हें ऊपर उचका दे। ठीक है कि नहीं? तो उस केंद्रीकरण की वजह से इसके मंत्री ने इसे मार दिया, और एक अलग वंश की स्थापना की, जिसका नाम है शुंग वंश, जो ब्राह्मण तुम्हारी जाति से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये तो रही अशोक की तुम्हारी सीधी सीधी हिस्ट्री या सीधी सीधी कहानी। अब अशोक के बारे में तुम्हारा राजनीतिक व्यवस्था देख लो, अशोक के समय की राजनीतिक व्यवस्था। ठीक, अशोक के समय ध्यान दो, अशोक के समय जो सम्राट या राज्य का स्वामी होता था, वो होता था राज्य का मुखिया। ठीक, इसके जो तुम्हारे राजकुमार हुआ करते थे वो कहलाते थे महामात्र। ठीक, और वो अलग अलग राज्यों के राज्यपाल रहा करते थे। ठीक है, अलग अलग राज्यों को देखा करते थे।
और इस प्रकार इस समय 5 राज्य हुआ करते थे, एक तक्षशिला, एक अवंती, ठीक, जहां राजा स्वयं देखा करता था। अब राजा बैठा बैठा सोएगा क्या? तो यहाँ का राजा दिल्ली वगैरह का राजा खुद ही देख लेता है, जैसे केंद्रीय शासन नहीं है, तो केंद्र शासन तो मुख्य राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह लेता है, तो वो केंद्र के पास नहीं है। तो यहाँ का पूरब का जो मुख्य प्रासी राज्य है उसको खुद राजा देख लिया करता था। तो कितने राज्य हो गए? तक्षशिला, अवंती, जो प्रासी, और यहाँ का जो चौथा राज्य हो गया कौन? कलिंग, और 5वां राज्य था यहाँ दक्षिणापथ, ठीक, दक्षिणापथ या सुवर्ण। तो ये 5 राज्य गए, 1 2 3 और 4 5। तो इसके समय में कितने राज्य थे पूरे राज्य में? 5 राज्य थे, 5 स्टेट थे या 5 प्रांतों में बटा हुआ था, जिनमें इनके जो युवराज या राजकुमार होते थे वो वहां के राज्यपाल होते थे। कारण बाद में इन्हें सुविधा भी होती थी, काम धाम सीख जाते, थोड़े पढ़े पढ़े क्या करते, ठीक। और यहाँ का काम खुद राजा देखा था, जो मगध वाला क्षेत्र था, तो 5 राज्य में बटा हुआ था, ठीक। और प्रशासन की बात की जाए तो जो नगर प्रशासन है, इस नगर प्रशासन में 30 सदस्यों की कुछ समितियां हुआ करती थी, ठीक। इसमें कितनी समिति होती थी? 6 समितियां, और 6 समितियों में हर एक समिति में 5 सदस्य होते थे, ठीक। जैसे आज तुम देख लो नगर पालिका वगैरह में आज के समय में काम होता है, सफाई वगैरह होता है, लाइटिंग की फैसिलिटी देखना, पानी की फैसिलिटी देखना। तो उस समय जो मसाला जलती थी, ऐसी जलती थी कि उजैले वगैरह के लिए, तो इन मसालों में शाम को तेल भरना है, रात में देखना है बुझ तो नहीं गई। उस समय कुछ तुम्हारे चौकीदार रहा करते थे, जागते रहो, कुछ सुरक्षा वाले। तो ऐसी तुम्हारी 6 समितियां थी जिसमें 5-5 सदस्य थे। टोटल कितने मेंबर? 30 मेंबर, ठीक। 30 मेंबर राज्य में समितियों में हुआ करते थे। अब ध्यान दो, इनको जितने भी लोग थे, इनको ज्यादातर जो वेतन मिलता था वो मिलता था पढ़ में। किसमें मिलता था? पढ़ एक प्रकार की मुद्रा थी जो किसके सिक्के बने होते थे? चांदी के। तो कभी कभी तो असर पूछ लिया जाता है, मौर्यकालीन सिक्के पढ़ किस धातु के बने होते थे? चांदी के। इस समय सोने के भी सिक्के होते थे जो इतने चलते नहीं थे, वो थे, उनको कहा जाता था